दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई हमारे बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं ना, उनके पीआर एजेंसीज को, उनके फैंस गैलरी को, भैया साउथ के बड़े बड़े कलाकारों से इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी नफरत क्यों है कि भाई वो लोग भैया साउथ के कलाकारों का नाम सुनते ही अपने मुंह से जहर उगलने लगते हैं कुछ इस अंदाज में, क्या बे किसकी तुलना तुम किससे कर रहे हो? अरे साउथ के सेक्टर की बराबरी हम कैसे अपने इस सुपरस्टार से कर दें? इनमें है क्या क्या खास है इन लोगों में कि तुम लोग इन लोगों का इतना सपोर्ट कर रहे हो? तो भाई ये सवाल वाजिब भी है और सही भी है, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में थोड़ा सा झोल है कि भाई आज जो साउथ के बड़े बड़े कलाकार बहुत ही धमाकेदार अंदाज में बॉलीवुड के मार्केट में घुसकर भैया अपनी फिल्मों के माध्यम से धमाका करके जो बैंड बजाए हुए हैं भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों की, उसका मौका उनको दिया किसने? किसने दिया इनको ये मौका? इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि माजरा है क्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने मुद्दे की बात करूं कि भैया उससे पहले मैं मुद्दा का भूमिका जो है वो बांध देता हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब तक एस राजा मौली के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म बाहुबली का पार्ट 1 और बाहुबली का पार्ट 2 जो है वो पैन इंडिया के तहत डब होकर भैया हिंदी लैंग्वेज में नहीं आया था ना, तब तक बॉलीवुड का अंधा खेल बहुत ही अच्छे तरीके से, कहे तो भैया गंदे तरीके से चल रहा था ऑडियंस के साथ में। यानी कि भाई पहले हम लोग बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर क्या बात कहते थे कि भाई 4 दिनों का बिजनेस, 5वें दिन से ये कलाकार अपनी फिल्म के बारे में सोचते ही नहीं है। यानी कि भाई ऑडियंस की हालत कुछ ऐसी बना दी गई थी बॉलीवुड के इन कलाकारों के द्वारा, बॉलीवुड के इन बड़े बड़े मेकरों के द्वारा कि भाई हम जो परोसेंगे, जो पकाएंगे, आपको वही खिलाएंगे और आपको मुंह पर उंगली रखकर इस टेस्ट की बुराई नहीं करनी है कि भाई आप हमारी फिल्म के बारे में कोई आलोचना नहीं करोगे। और हम लोग ये बात होते हुए देखते थे भाई, ऑडियंस के मुंह से अक्सर ये बात सुनते थे कि भाई अरे यार क्या बकवास फिल्म आ गई यार, क्या देखने हम लोग सिनेमा घरों में आ गए। और पता चलता था कि ये फिल्म जो है वो ऑडियंस के द्वारा नकारे जाने के बाद भी 250 करोड़ 260 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लेती थी। आपको याद ही होगा रेस का वो पार्ट जिसमें सलमान खान की एंट्री हुई थी, जो कि भाई धमाकेदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके भी फ्लॉप हो गई। ठीक उसी तरह शाहरुख खान की फिल्म जिसमें बोलते थे वो कि अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा बुरा नहीं होता है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ रईस की। यानी कि भैया बॉलीवुड के ये बड़े बड़े कलाकार बहुत ही आसानी से वाहियत कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से बनाकर ऑडियंस के सामने रख देते थे कि भाई हम जो बनाए हैं उसको बेहतरीन ही बोलना, उसको बुरा मत बोलना। तो भाई उन फिल्मों का मोटिव क्या होता था कि भाई 4 से 5 दिनों तक हमारी ही फिल्म हर सिनेमा घरों में टंगी रहेगी मेरे भाई। कहीं भी ऑडियंस को हम ये ऑप्शन ही नहीं देंगे कि आप कोई दूसरी फिल्म देख लो। हम आपके सामने ऐसा ऑप्शन सेट करके रहेंगे कि भैया हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा ससुरा हमें को ही पाइएगा। यानी कि भाई वो दौर ऐसा था कि बॉलीवुड की अगर किसी बड़े स्टार की फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती थी तो भैया सारे मल्टीप्लेक्स, सारे सिंगल स्क्रीन इन्हीं फिल्मों से पटी रहती थी, चाहे उन फिल्मों की कहानियाँ अच्छी हो या बुरी। तो भाई ये दौर बॉलीवुड बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा था। और भाई जब बाहुबली का पार्ट 1 और पार्ट 2 आया तो भैया उन लोगों ने थोड़ा सा लाइटली ले लिया इस फिल्म को कि भाई छोड़ो यार, आ रही है एक साउथ की फिल्म, उसको लगने देते हैं। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आकर ऐसा कमाल मचाया कि भाई कल तक जो नॉर्थ की जनता यानी कि बॉलीवुड की हार्डकोर जनता साउथ की इन फिल्मों को भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या फिर टीवी चैनल्स पर देख रही थी, अचानक उनकी फिल्मों की चर्चा जब सिनेमा घरों में होने लगी तो भाई ऑडियंस ये बात कहने लगी यार इस एक्टर को तो हम लोगों ने देखा है। डार्लिंग प्रभास की कई सारी फिल्में ऑलरेडी सेट मैक्स पर चलती थी भाई, वो वहाँ पर ऑडियंस उनकी फिल्मों को देखती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद एक करके साउथ की कई सारी फिल्में पैन इंडिया के तहत सिनेमा घरों में रिलीज होना चालू हुई और भैया उन फिल्मों को यहाँ पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलता चला गया। और उसके बाद भाई इस कहानी को और भी बृहद रूप देने के लिए आ गए भाई मॉन्स्टर बॉय रॉकी बाबू ने जो शाहरुख खान की बैंड बजाई
जीरो की, वो तो सबको याद होगा। और उसके बाद भैया केजीएफ के चैप्टर 2 के माध्यम से जो धमाल मचाया, उसकी गूंज ऐसी गूंजी सिनेमाघरों में कि उसके बाद से साउथ के फिल्मों के लिए मार्केट जो है वो पूरी तरह से ओपन हो गया बॉलीवुड का। और ये मार्केट अचानक से ओपन क्यों हुआ? तो भैया इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों और बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों का रहा कि वो साउथ की अच्छी अच्छी फिल्मों का रीमेक बनाकर यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। और भाई जब इस बात की जानकारी ऑडियंस को होना शुरू हुई तो भाई ऑडियंस ने ये बात कहा ना कि भाई जब ये फिल्म वहाँ की फिल्म है और वहाँ के एक्टर इस फिल्म को इतने बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं और वो लोग अगर इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में डब करके ला रहे हैं तो हम इन नकली कलाकारों को क्यों देखें जो कि रीमेक फिल्मों के ऊपर अपना फिल्मी कैरियर डिपेंड करके बैठे। हम भाई ओरिजिनल मेकरों को ना देखें। और उसके बाद से भाई यही बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार अपना जो मार्केट है वो थाली में सजा कर दे दिए साउथ के मार्केट में। और उसके बाद से हुआ क्या? तो भाई साउथ के बड़े बड़े कलाकारों की तुलना होनी शुरू हो गई बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों से। और भाई उसके बाद बॉलीवुड के मेकरों को एक बात समझ में आ गई कि भाई हमारा जो मार्केट कल तक हमारा था उस पर भी अब कब्जा हो चुका है। किसका? तो भैया साउथ का। यानी कि वह साउथ के बड़े बड़े कलाकार एक एक करके अपनी फिल्मों को सिनेमाघरों में लाकर धमाकेदार तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं। पुष्पा सबको याद है ना, बोला था ना कि किसी के सामने झुकेगा नहीं। और भाई उसने पूरे बॉलीवुड को झुका दिया। किस बात को लेकर? कि भाई आप मेरी फिल्म के लिए कोई डेट नहीं छोड़ोगे ना यहाँ पर। क्योंकि हम लोगों ने ये बात देखी है बॉलीवुड के फिल्मों को लेकर कि भाई ये लोग मुफीद डेट खोजते हैं, यानी कि भैया फेस्टिवल वाला डेट, जिस दिन इनको पता रहता है कि आज ऑडियंस घर में बैठी रहेगी और हम अपनी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे तो ऑडियंस अगर मॉल्स की तरफ जाएगी परिवार को लेकर तो हो सकता है कि वो हमारी फिल्म को देख लेगी। लेकिन भाई पुष्पा ने ऐसा क्रेज़ क्रिएट किया साउथ के फिल्मों का कि भाई नॉर्मल डे में आकर उस फिल्म ने तबाही मचा दी। और उसके बाद भैया ये विश्वास दिला दिया इंडियन जनता को कि भाई हमारी फिल्मों में आपको वो इंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा जो कि आप लोग देखने के लिए बेचैन रहते हैं। तो भाई आज जब साउथ के इन कलाकारों ने अपने मेहनत के बल पर अपने बेहतरीन क्रिएशन के मदद से भाई अगर ऑडियंस का दिल जीत लिया है तो आपके बहकाने से अब ऑडियंस तो बहकने वाली नहीं है। अब देखिए हाल फिलहाल में वॉर रिलीज हो रही है ऋतिक रोशन की, यानी कि भैया उसका पार्ट 2। तो इसमें जूनियर एनटीआर को लिया गया है ऋतिक रोशन के अपोजिट। अब भाई यहाँ पर एक ऐसी लॉबी हम लोगों को नज़र आ रही है जो कि भाई इस फिल्म को लेकर क्रिटिसाइज कर रही है जूनियर एनटीआर को, इस बात को लेकर कि भाई कहाँ जूनियर एनटीआर और कहाँ ऋतिक रोशन। तो भाई बात तो सही है, कहाँ जूनियर एनटीआर और कहाँ ऋतिक रोशन। जूनियर एनटीआर ने आपके ही मार्केट में एंट्री मारकर भी अपनी फिल्म RRR के माध्यम से रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर ली उस टाइम में जब लोग सिनेमाघरों में भैया कंडीशन पर जाते थे। यानी कि भैया 1000 करोड़ का बिजनेस इस कलाकार ने करके दिखा दिया। ऋतिक रोशन ने क्या आज तक 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो भाई कहाँ जूनियर एनटीआर और कहाँ ऋतिक रोशन? तो भाई आज जो ये सिनारियो बना हुआ है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड की फिल्मों का खास तौर पर मैं आप लोगों को बात करना चाहूँगा, जिसके पास एक बहुत बड़ा मार्केट था, उसको बिगाड़ा किसने? तो भाई बॉलीवुड में चलने वाले कुछ घरानों ने, जो कि भाई पूरी तरह से बॉलीवुड के ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। और उनका एक ही मोटिव है कि भाई डायरेक्टर भी मेरे घर का, राइटर भी मेरे घर का, म्यूजिक डायरेक्टर भी मेरे घर का, एक्टर प्रोड्यूसर तो ऑलरेडी हम लोग पहले से हैं ही यहाँ पर। यानी कि भैया आउटसाइडर्स के लिए पूरी तरह से बॉलीवुड के मेकरों ने दरवाज़ा लॉक कर दिया कि भाई किसी भी डिपार्टमेंट में हम किसी को बढ़ने नहीं देंगे। अगर हमारा कोई बेटा एक्टर नहीं बन पाता है तो कल उसको डायरेक्टर बना देंगे, अगर वो डायरेक्शन में भी ठीक नहीं रहता है तो उसको प्रोड्यूसर बना देंगे। लेकिन भाई सब कुछ जो है वो हम अपने हाथ में रखेंगे, किसी को बाहर जाने ही नहीं देंगे, कोई भी डिपार्टमेंट हमारे हाथों से बाहर नहीं जाएगा। तो भाई आज जो दुर्गति हो रही है ना बॉलीवुड की और बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों की, और बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जो कि भी अब साउथ के कलाकारों का सहारा लेकर अपनी फिल्मी कैरियर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग ताली ना बजाएं तो क्या करें? भैया बजानी पड़ेगी ताली। और देखिए जो लोग आज साउथ के बड़े बड़े कलाकारों की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि भैया मुझे जो जानकारी मिली कि जूनियर एनटीआर को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने का माहौल जो है वो बना दिया गया है पीआर टीम के द्वारा कि भाई ऋतिक के सामने जूनियर एनटीआर टिक नहीं पाएगा। अरे भाई पहले फिल्म तो आने दो, उसके बाद बताएगा कि जूनियर एनटीआर क्या है।
उस बंदे ने अपना जो ऑरा क्रिएट किया है और उसका कुछ ऑरा होगा तभी तो भाई यश राज ने ये फैसला किया कि भाई ऋतिक रोशन को तो हम अपनी इस फिल्म में रख रहे हैं, लेकिन उनके अपोजिट हम एक ऐसे कलाकार को रखेंगे जो कि भाई हमें इस मार्केट में भी फ़ायदा पहुंचाए और इसके बाहर के मार्केट में भी फ़ायदा पहुंचाए। तो भाई यहाँ पर तो क्रेज जो है वो ऋतिक रोशन से तो कहीं ज़्यादा बढ़ गया जूनियर एनटीआर का, कि भैया उनके बदौलत भाई वाईआरएफ जो है वो ये बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रही है, बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रही है। अब देखिए इस बात का अंदाज़ा वाईआरएफ को कब हो गया था, तो भाई ये अंदाज़ा वाईआरएफ को तब हो गया था जब उनकी फिल्म यानी कि भैया टाइगर का पार्ट 3 बॉक्स ऑफिस पर आकर अच्छा कमाल नहीं कर पाई, फेस्टिवल आवर में भी सिनेमाघरों में रिलीज होकर। यानी कि भाई महंगे बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आकर ऐसा घटिया प्रदर्शन किया कि उसके बाद से ही भैया वाईआरएफ को ये बात समझ में आ गई कि भैया अब हम इन पके हुए आमों से या फिर कहें बॉलीवुड के इन सड़े हुए आमों से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते हैं। इनका एक हार्डकोर बना बनाया इतना ही फैन बेस है, इससे ज़्यादा इनकी रीच नहीं है। अगर हमें अपने मार्केट को बचाए रखना है, अपने प्रोडक्शन हाउस को जिंदा रखना है, तो हमें अब उन शक्तियों की तरफ बढ़ना पड़ेगा जिनका होल्ड जो है वो अब हमारे मार्केट पर भी बन गया है। और वहीं से पटकथा लिख दी गई थी भाई जूनियर एनटीआर की कि उनकी एंट्री इस फिल्म में हो रही है। पहले तो भाई नाम हम लोग के सामने किसका आया था, सूर्या का आया था ना भाई, सूर्या का इस फिल्म के लिए भी आया था और उसके बाद भी धूम के पार्ट 4 के लिए भी सूर्या का ही नाम हम लोग के सामने आया था कि भाई सूर्या को अप्रोच किया जा रहा है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। तो भाई आज के डेट में बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों की निगाह जो है वो बॉलीवुड के पुराने पके हुए आमों पर नहीं है, बल्कि भैया चमकते हुए नामों पर है, जो कि भाई अब साउथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार हैं। तो भाई देखिए कहते हैं ना कि दांत पीसने से या फिर किसी को गरियाने से और बिल्ली के छींकने से छींका टूटता नहीं है मेरे भाई। मैं बॉलीवुड के सभी कलाकारों का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो है ना भैया, अब कहते हैं बहुत बड़े बड़े कलाकारों की मैं बात कर रहा हूं जिनका उम्र जो है वो अब 50+ हो गया है, ये सब अपनी दुकान बस चला रहे हैं इस उम्मीद में कि अरे जो आ रहा है उसको आने दो यार, बस बटोरते जाओ जब तक हम बटोर सकते हैं। उनको इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनको इस बात से कोई लेना देना है ये नहीं है कि भैया उनकी फिल्म की कहानी होने वाली क्या है। नहीं तो भाई हाल फिलहाल के दिनों में बॉलीवुड में जितनी भी घटिया घटिया मूवीज़ बनी हुई हैं और उन बड़ी बड़ी मूवीज़ में भाई बॉलीवुड के जो पके पके आमों ने काम किया है, क्या उनको स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं था कि भाई जो कहानी हम ऑडियंस के बीच में लेकर जा रहे हैं उसका क्या मोटिव है। मतलब भैया आपका अनुभव कुछ ही नहीं है, आप 30 साल तक ऐसे ही राज करते रहे, तो इसका मतलब तो यही है कि भाई आप लोग बस अंधेरे में तीर चलाते रहे और आपका तीर जो है वो निशाने पर लगता रहा। अब जब उजाला हो गया है तो आपको पता चल गया कि भाई हमने तो कभी अभ्यास किया नहीं था, बस खींचा था और छोड़ा था, हमारा तीर लग रहा था। तो भाई आज जो बॉलीवुड के साथ हो रहा है उस पर मुझे हंसी आ रही है। और भाई पीआर टीम के द्वारा आप किसी की बुराई करवा सकते हो लेकिन उसका क्रेज दबा नहीं सकते। उसका जीता जागता उदाहरण है ऑडियंस का प्यार, जो कि भैया साउथ के बड़े बड़े कलाकारों को मिल रहा है। और ये मौका आप लोगों ने ही दिया है अपने घटिया क्रिएशन के माध्यम से, जिसकी वजह से आज हमें भी काफ़ी दुख होता है कि जिस इंडस्ट्री में मैंने 16-17 साल काम किया वो इंडस्ट्री आज बुरी तरह से डाउनफॉल पे जा रही है। और कुछ कलाकारों के बल पर सोचती है ना कि भैया वापस आ जाएगा। यार भाई जिन लोगों के 50-60 साल उम्र हो गई उसके भरोसे क्या आप बॉलीवुड चलाओगे। आपने कोई नया ब्रीड तैयार ही नहीं किया, आपने कोई क्रिएटिव टीम तैयार ही नहीं की न्यू ब्रीड की जो कि भैया आपको बेहतरीन कुछ दे सके। आप वही पुराने सड़े गले घोड़ों के ऊपर पैसे लगाते रहे और वो पैसा कमाते रहे और आप सभी को मूर्ख बनाते रहे। तो भाई अब तो कहते हैं ना, वही कहावत कहेंगे आपके लिए कि अब पछतात होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। तो भाई चिल्लाओ आप लोग, जो अच्छे कलाकार होंगे जिनकी फिल्में अच्छी होंगी उनकी हम तारीफ करेंगे। भाई हमने किसी का कर्जा थोड़ी खा रखा है कि भाई बेफिक्र कहते फोकट में किसी का भी नाम ले। मुझे मालूम है कि भैया जूनियर एनटीआर जो है वो इस फिल्म में ऋतिक रोशन को पानी पिलाएगा अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से, आप लोग देख लीजिएगा। और वहाँ पर ऑडियंस जूनियर एनटीआर का नाम लेगी कि भैया इसको बोलते हैं एक्टिंग। ये होगा इस फिल्म में जो आप देखकर मानोगे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।